आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्षीय स्थिति पर हम निकालेंगे। ये मानते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है, ये इसका एक ऋण आवेश है और ये एक धन आवेश है। इसको हम दोनों आवेश को मिलाते हैं। ये दोनों आवेश को मिलाने वाला जो लाइन जॉइनिंग वेक्टर है इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो अक्ष के सामने का जो लाइन है, इसी अक्ष के डायरेक्शन में जो एक लाइन खींचेंगे, इसी को हम लोग एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति कहते हैं। इस अक्ष के सामने एक पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का जो मिड पॉइंट है उसको ओ मानते हैं। हम लेट करते हैं, लेट ये ओ से ए का डिस्टेंस ओ से बी के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मिड पॉइंट, यानी सम दूरस्थ होता है ये मिड पॉइंट से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे ये एक्सियल पोजीशन है, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन या इसी को इंडोन पोजीशन कहते हैं। ये एक निरक्षीय अक्षीय स्थिति। तो ये इस पॉइंट पी पे हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ इकाई धनावेश को रखते हैं, तो इस इकाई धनावेश पे जो बल का परिमाण होगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमको दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस आर डिस्टेंस अपार्ट होगा। तो और ये पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस रह जाएगा, चूँकि ये दोनों के बीच की डिस्टेंस एल है, तो वहाँ से बी से यानी पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आर माइनस एल रहा होगा। और ये निगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस होगा ये आर प्लस एल, कितना होगा आर प्लस एल। तो देखो ओ से पी के डिस्टेंस को हम लोग आर कंसीडर करेंगे और बी से पी का डिस्टेंस ऑब्वियस है कि ये आर माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि ये एल डिस्टेंस इसमें घटाना होगा और इसके लिए निगेटिव चार्ज से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एल डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तो ये आर प्लस। दूसरी बात, ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग देखेंगे कि धन आवेश के कारण जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग E1 कंसीडर करते हैं। इसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, क्योंकि दोनों समान आवेश है। ये ऋण आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इसके टुवर्ड्स हम लोग मूव कराएंगे। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया ये E1 वेक्टर, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया ये E2 वेक्टर। तो एक बार हम धनावेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, दूसरी बार ऋण आवेश का निकालेंगे, बाद में दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो शुद्ध हिंदी में लिखें तो धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कारण पी बिंदु पर, मतलब वही निरक्षीय, ये अक्ष है, अक्ष के सामने अगर कोई बिंदु हो तो इसी को अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने E1 वेक्टर माना है। ये E1 वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ये 1/4 पाई फिसलन नोट। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो न्यूटन्स ये कूलम्ब्स के लॉ से ये कांस्टेंट के रूप में आएगा। तो Q इंटू 1, तो Q और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है, तो आर माइनस एल, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, तो बी से पी के तरफ अलॉन्ग बीपी वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, बीपी वेक्टर यानी बी से पी की तरफ जा रहा है। तो या हिंदी में लिखेंगे तो बीपी वेक्टर के दिशा में। उसी तरीके से ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अगर देखें, विद्युतीय क्षेत्र
की तीव्रता, तो ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग E2 वेक्टर मानेंगे। क्योंकि ये ऋण आवेश है तो धन आवेश को अपनी तरफ खींचा, तो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 1 तो Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, ये R प्लस L का स्क्वायर कर देंगे। और ये किधर P से A की तरफ तो हम लोग लिखेंगे अलोंग पी ए वेक्टर, यानी P से A वेक्टर के दिशा में। देखिए जब हम लोग परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो धन आवेश के कारण दूर चला गया, ऋण आवेश के कारण नजदीक आ रहा है, तो मतलब दोनों का दिशा विपरीत है, तो इसका दिशा हम समान कर लेते हैं ताकि ऐड करने में हमको आसानी हो। तो किसी भी वेक्टर का जब डायरेक्शन उल्टा करना हो तो उसमें हम लोग साइन निगेटिव कर लेते हैं। देखो P से A की तरफ आ रहा है, इसको हमको A से P की तरफ करना हो तो निगेटिव लगा दिए, तो R प्लस L का स्क्वायर यह हो जाएगा अलोंग AP वेक्टर। अब देखो पहले से ये BP वेक्टर है, ये B से P की तरफ जा रहा, अब इसको भी AP कर लिए, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अब परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना आसान होगा। तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे। तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग शॉर्ट में लिख दिए, तो आप लोग पूरा लिख दीजिएगा। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अंग्रेजी में भी इसको बोलते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट में EFI लिख देते हैं। तो ये E इक्वल टू क्या होगा, ये E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, मतलब एक बार धन आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता प्लस ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों का डायरेक्शन हम सेम कर लिए तो ऐड करना बिल्कुल आसान है। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर कितना, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई ये R प्लस L का होल स्क्वायर, ये प्लस तो करेंगे लेकिन E2 खुद ही निगेटिव हो गया क्योंकि डायरेक्शन सेम करने की वजह से, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L का स्क्वायर। अब देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है तो किसी एक का डायरेक्शन लगा दो, क्योंकि A से P का भी डायरेक्शन वही है, B से P का भी डायरेक्शन वही है, तो अलोंग BP लगा देते हैं या AP लगा दो, तो A से P। अब दोनों को जब एक साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सॉल्व करके जितना आने का होगा आएगा। तो ये जो कॉमन है इसको हम लोग एक ही बार में लिख लेते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, और ये 1/R प्लस L का स्क्वायर माइनस अच्छा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर किए थे, तो E1 में ये R माइनस L का स्क्वायर था, यहाँ हम लोग R माइनस L का स्क्वायर देंगे, ये R माइनस L का स्क्वायर और ये 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब सबको हम सॉल्व करके एक ही बार में लिख देते हैं, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये देखो A माइनस B का होल स्क्वायर इंटू A प्लस B का होल स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो A इंटू A माइनस B इंटू A प्लस B को हम लोग A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था तो हम एक ही बार स्क्वायर कर देते हैं। एलसीएम लोगे तो इसका इतना ही आएगा, A माइनस B इंटू A प्लस B को A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख दिए, और दोनों पे स्क्वायर था तो दोनों को एक ही बार स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको जैसे ही फार्मूला पे तोड़ेंगे ये 4RL आएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, ये 4AB, या R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पे भी हम तोड़ सकते हैं, तोड़ के भी सॉल्व करेंगे, ये इतना ही आएगा 4RL। तो 4RL लिख देते हैं, चूँकि ये L स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू 0 होता है, कई मरतबा पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये L का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसके कारण ये लगभग इक्वल टू 0। तो एक बड़े वैल्यू में छोटे वैल्यू को घटाओ ना घटाओ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो R स्क्वायर पे स्क्वायर करेंगे तो R पावर 4, एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2QL इंटू 2 डिवाइडेड बाई R3। अब देखेंगे 2QL को हम लोग P कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये 2P डिवाइडेड बाई R3।
लेकिन इसका डायरेक्शन एलोंग एपी आ रहा था, हर जगह एलोंग एपी, एपी के दिशा में एलोंग एपी, एपी जहाँ भी लिखेंगे एलोंग एपी वेक्टर। अब इसमें चूंकि अलग से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट करना पड़ रहा है, तो अलग से डायरेक्शन नहीं इंडिकेट करने के लिए हम थोड़ा सा पीछे का पॉइंट याद दिलाते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन हुआ करता था निगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो जो ए से पी का डायरेक्शन है वही चार्ज तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी है। तो अलग से जो अलोंग एपी वेक्टर लगाना पड़ रहा है, यानी एपी वेक्टर की दिशा में, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट डायपोल मोमेंट पे ही डायरेक्शन का साइन दे देते हैं। ये डायपोल मोमेंट पे जैसे डायरेक्शन का साइन दिए तो ये अंडरस्टूड हो गया कि निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, जो कि ए से पी का डायरेक्शन भी इंडिकेट करता। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को हम लोग इंडॉन पोजीशन भी कहते थे। एक और होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम किसी अगले दिन बात करेंगे, आज भर इतना ही। हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास करते हैं। मानते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव का एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, इन दोनों को मिलाने वाला ये एक एक्सिस है और यहाँ इसका एक मिड पॉइंट है। इस पॉइंट को हम ए कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को बी कंसीडर करते हैं। तो ये जो पॉइंट ए और बी है ये ओ से इक्वल डिस्टेंस अपार्ट होता है, इसको हम लोग अलग से ही कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन द ओ एंड ए एल, और ओ से ए के बीच का डिस्टेंस तो एल है ही, साथ में ओ से बी का भी डिस्टेंस एल ही रहा होगा। ये एक्सिस है, एक्सिस के डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे निकाले थे तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाया था। एक्सिस से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसको लंब समद्विभाजक हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसी पे जो कोई एक पॉइंट होता है, इसी पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट होगा, थोड़ा सा आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। तो ओ से पॉइंट पी के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम लोग आर कंसीडर कर लेते हैं। तो ओ पी इक्वल टू आर, इसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इस पॉइंट पी से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा और ये निगेटिव चार्ज का भी डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस के बिना ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो एपी से जितना डिस्टेंस एपी होगा उतना ही डिस्टेंस बीपी होगा, जो कि होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अंडरस्टूड। अब ये क्योंकि ये हाइपोटेनस है तो ये रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना है। तो ये इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखो और चेक करो कि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करने का काम करेगा यानी धकेलने का काम करेगा, जिसको हम लोग E1 वेक्टर मान लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने का काम करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचने का काम करेगा, जिसको हम लोग E2 वेक्टर कहते हैं। क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं और गौर से देखेंगे, ये एंगल अगर थीटा रहा होगा तो ये निश्चित रूप से ये भी एंगल थीटा रहा होगा। ये एंगल थीटा है तो पुनः ये भी तो थीटा ही होगा, क्योंकि एक ही ओर का साइड का एंगल है। और ये अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण होने की वजह से भी थीटा होगा। अब देखें, ये अगर थीटा रहा होगा तो ये ऑब्वियस है कि 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ भी एक वाई एक्सिस को हम ऊपर की तरफ खींचने का काम करते हैं, तो ये थीटा है तो ये ऑब्वियस है कि 90 माइनस थीटा रहा होगा। तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, ये होगा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इस साइड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा E2 साइन थीटा।
देखो ये कंपोनेंट क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन में चला गया और नेगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन चला गया। दोनों का डायरेक्शन एक साथ है नहीं, मतलब ना तो एंटी पैरेलल है नहीं पैरेलल है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इसलिए हमने कंपोनेंट तोड़ लिया एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। कंपोनेंट जिधर जिधर थीटा एंगल पे झुका तो उधर कंपोनेंट E1 cos थीटा हो जाएगा, जिधर 90 माइनस थीटा पे झुका उधर साइन थीटा हो गया। यहाँ भी E2 cos थीटा और इधर 90 माइनस थीटा का एंगल है, अगर चाहे तो हम दिखा भी दें 90 माइनस थीटा, ये भी एंगल कितना रहा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा का ही एंगल है और ये E1 वेक्टर हम ऊपर दिखा लेते हैं। तो जिधर 90 माइनस थीटा के एंगल पे कंपोनेंट तोड़ना होता है ना उधर साइन थीटा, जिधर थीटा एंगल पे कंपोनेंट तोड़ना होता है इधर सीधा कॉस थीटा हो जाता है। तो कंपोनेंट तोड़ लिए तब इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना आसान है। तो हम E1 अगर लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता धनावेश के कारण, तो ये E1 वेक्टर होगा, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, देखो Q इंटू 1, तो Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट में है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल है, यानी इकाई धनावेश पे जो बल लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी इकाई धनावेश पे लगने वाला विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 तो Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये रूट में डिस्टेंस था इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना। अच्छा इसका डायरेक्शन भी अगर लिखना हो तो लिख लो अलोंग BP, यानी B से P वेक्टर के डायरेक्शन में। उसी तरीके से इस नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 तो Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये रूट में है तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो अलोंग AP वेक्टर अलोंग कितना हो जाएगा PA वेक्टर, P से क्योंकि इन दोनों को हम डायरेक्ट ऐड करेंगे नहीं इसलिए इसका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। अपने हमने कंपोनेंट तोड़ने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम कंपोनेंट तोड़ ही रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस अगर देखोगे तो कितना E1 साइन थीटा अपवर्ड, E1 साइन थीटा अपवर्ड और E2 साइन थीटा डाउनवर्ड। E1 साइन थीटा में से E2 साइन थीटा लेस करो। तुम गौर से देख लो यहाँ जितना E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतने E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम आएगा। E1 E2 के बराबर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो हो गया। ये एक बार धनावेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए, दूसरी बार ऋण आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। तो अब हमने अगर देखेंगे तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता अगर लिखना चाहेंगे तो एक्स अक्ष में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना, तो देखो इसका कंपोनेंट इधर इसका भी कंपोनेंट इधर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो दोनों को चूंकि E1 E2 के बराबर है तो 2E1 cos थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। E1 E2 के बराबर था इसलिए हमने इसे लिख दिया। तो अच्छा देखो तो 2E1 कितना, E1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हालांकि वेक्टर फॉर्म में नहीं भी लिखेंगे तो मेरा कुछ घटने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, हमको रिजल्टेंट के लिए फिर से और कहीं जाना पड़ेगा। तो Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये कॉस थीटा। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आया। अब इसी में हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, यानी परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे कितना होगा, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता इसको हम लोग E वेक्टर कर लेते हैं। तो E वेक्टर इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर। क्योंकि वाई एक्सिस का ये वैल्यू जीरो ही हो चुका था तो वाई एक्सिस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो चुका था, तो सिंपल एक्स एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। तो एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो 2Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा है कितना,
तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा देखना चाहेंगे तो देखो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, देखो ये थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आएगा एल और हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसी अंडर रूट को अगर हम देखना चाहें तो पावर हाफ कर सकते हैं, एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर हाफ, ये कॉस थीटा इक्वल टू, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू, तो देखो ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट 2q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखें, आर एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा, हाफ। देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, तो 1 एंड हाफ कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट, तो 2ql डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया। तो लेकिन 2ql को हम लोग p कहते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये सीधा p लिख देते हैं, और ये आर स्क्वायर, चूँकि एल स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू 0 होता, हम पहले से भी ऐसा करते आए हैं, एल स्क्वायर अप्रॉक्स इक्वल टू 0 होता, ये एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर पावर 3/2, पावर तो पावर मल्टीप्लाई होता, तो 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आर क्यू आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसका डायरेक्शन अगर हम देखना चाहें तो देखो इसका डायरेक्शन ऑब्वियस है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया। तो यहाँ डायरेक्शन अगर अलग से लगा दें तो ठीक है, नहीं लगाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिखने के लिए हम माइनस का साइन देना पड़ेगा। माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा है, परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में, देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है और ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है, इसलिए माइनस का साइन। अदरवाइज मैग्नीट्यूड की बात होगा तो सीधा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r² आएगा। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन में p/r³ आता, और इसी को लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन की बात करोगे तो 2p/r³ आता, बस इतना का ही फर्क है और कोई बात नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखा है, तो लैंग्वेज जो बोले हैं उसी को स्टॉप कर करके तुम लोग कॉपी में लिख लेना, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। ऐसे भी नोट तो हम ग्रुप में भेज ही दिए थे, अदरवाइज नोट नहीं भी है तो कुछ नहीं, वो E1 वेक्टर जो लिखे थे धनावेश कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता था, E2 वेक्टर जो लिखे थे ऋणावेश कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता था, बाद में परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की सदिश के लिए दोनों को हमने ऐड कर दिया, मतलब रिजल्टेंट जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लिया। तो आज भर इतना ही। एक्स वेक्टर जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस था, यानी एक्स अक्ष की दिशा में परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और वाई अक्ष की दिशा में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना हुआ। तो यहाँ जो वाई अक्ष वाला विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ऑब्वियस से 0 हो गया, तो जो एक्स अक्ष वाला बचा था तो वही परिणामी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया। अब हम अगले दिन बताएंगे एट एनी पोजीशन, मतलब द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है।